एपिसोड 101 वेदांत का बचकर भागना। उसने तुरंत ही डंडे से एक जोरदार वार उसके सिर पर किया। जैसे डंडे की चोट वेदांत के सिर पर लगी, वह दर्द से चिल्ला उठा और उसके हाथ से चाकू छूट गया। वेदाक्षी पर भी उसकी पकड़ ढीली हो गई थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मान ने तुरंत वेदू का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपने सीने से लगा लिया। वेदाक्षी भी काफी डरी हुई थी। वह मान के आगोश में छुप गई। उसने मान के शर्ट की कॉलर को कस के अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। उसे मान की धड़कने महसूस हो रही थी, जो बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रही थी। सच में वह काफी घबरा गया था। वही निर्णय ने अब तक वेदांत को मारना शुरू कर दिया था। वह बुरी तरह से वेदांत को मारे जा रहा था और उस पर जरा भी रहम नहीं दिखा रहा था। निर्णय को इस तरह देखकर हर कोई हैरान था। वो जल्दी ही अपना आपा एक खोता था। इसकी एक वजह यह भी थी कि वह हमेशा हंसी मजाक करते हुए रहता था, जिस वजह से जल्दी गुस्सा करना उसके मिजाज में नहीं था। लेकिन आज उसे गुस्सा आ रहा था। इस एक शख्स की वजह से उसके भाई की खुशियों पर बनाई थी। उस एक शख्स की वजह से वेदू को कुछ भी हो सकता था। मान ने वेदाक्षी को खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर उसके माथे को चूम लिया। वेदाक्षी खुद घबरा गई थी, लेकिन इस वक्त मान की पनाह में उसे बहुत ज्यादा महफूज महसूस हो रहा था। अध्याय 1 तक अपनी बेटी को देख रहा था। आज तक उसकी बेटी उसकी बाहें ढूंढती थी, लेकिन आज वह अपने हमसफर की बाहों में थी और खुद को महफूज महसूस कर रही थी। ये देखकर अध्याय को एक राहत महसूस हुई। मान ने वेदाक्षी को खुद से दूर किया और उसे अपने पीछे करते हुए खुद वेदांत की तरफ बढ़ गया। निर्णय अभी भी उसे मार रहा था। मान ने जाकर निर्णय को रोका और वेदांत को कॉलर से पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? पिछली बार जिंदा छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ूंगा। कहा था ना वेदाक्षी से दूर रहना। कितनी बार कहा कि उसे छोड़ दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए मान ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और वेदांत वहीं नीचे गिर पड़ा। तभी वेदांत की नज़र वहीं पास में पड़े उस चाकू पर गई जो अब तक उसके हाथ में था, लेकिन निर्णय के डंडे से मारने की वजह से उसके हाथ से वह चाकू छूटकर गिर गया था। वेदांत ने तुरंत वो चाकू उठाया और उठ खड़ा हुआ। उसने चाकू मान की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, खबरदार अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें जान से मारने में एक पल नहीं लगाऊंगा। और यकीन मानो मैं तड़पा कर मारने में बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता। मान उसे घूर रहा था, लेकिन वेदाक्षी वेदांत के हाथ में चाकू देखकर घबरा गई थी। उसने घबरा कर मान को पुकारा, मान पीछे हटो। उसकी आवाज़ सुनकर मान और निर्णय दोनों का ही ध्यान उसकी तरफ चला गया और वेदांत ने इसी मौके का फायदा उठाया जब उस पर उन दोनों का ही ध्यान नहीं था, और उसने उस खंजर से मान की बाजू पर वार किया और वहां से भाग खड़ा हुआ। मान की बाजू से खून बहने लगा था। उसने तुरंत अपनी बाजू पकड़ी और कस के अपनी आंखों मींच ली। इस अचानक हमले की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। दर्द तो उसे हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसे वेदांत को पकड़ना था, इसलिए निर्णय और मान दोनों ही उसके पीछे दौड़ पड़े। अध्याय और राम भी वेदांत को पकड़ने की कोशिश में जुट गए थे। वहां मौजूद हर शख्स इस वक्त सिर्फ वेदांत को पकड़ना चाहता था। कुछ देर में पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन वेदांत तब तक फरार हो चुका था। अचानक से ही वह सबके बीच से गायब हो गया। किसी को पता ही नहीं लगा कि वह किस तरफ गया और कहाँ गया। निर्णय ने इंस्पेक्टर को सब कुछ बताया और इंस्पेक्टर और उसकी टीम वेदांत को खोजने निकल पड़े। मान और निर्णय ने एक दूसरे को देखा। निर्णय ने मान को देख कहा, ये गया कहाँ? अचानक से पता ही नहीं लगा। उद्धरण चिन्ह। मान ने अपने दांत भींचते हुए कहा, भाग गया बचकर, लेकिन उसका खुला रहना हमारे लिए खतरा है। कुछ भी करके उसे पकड़ना होगा। निर्णय भी उसकी बात समझ रहा था। वैसे भी उसने आज जो हरकत की थी, उसके बाद साफ पता लग रहा था कि उसका बाहर रहना उन सब के लिए कितना बड़ा खतरा था। वेदाक्षी और रुद्रिका भी तब तक उन दोनों के पास आ चुके थे। वेदाक्षी ने परेशान होकर मान को देखा। उसकी बाजू से खून बह रहा था। वेदू ने परेशान सी आवाज में कहा, खून खून बह रहा है, तुम ठीक नहीं हो? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मान ने उसे देखा और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बोला, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। वेदू ने ना में गर्दन हिलाई। वो उसकी कही बात पर भरोसा नहीं कर रही थी। वह सच में घबरा गई थी। इस बीच वह अपना दर्द तो भूल ही चुकी थी कि उसे भी तो चोट आई थी। उसकी गर्दन से भी तो खून बह रहा था। अध्याय आलोक जी और राम ने सारे मेहमानों को विदा कर दिया था। अब घर में सिर्फ घर परिवार के लोग ही मौजूद थे।
अध्याय ने मान और वेदाक्षी को देखा और बोला, तुम दोनों पहले कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैं डॉक्टर को बुलवाता हूँ। मान ने अध्याय को देखकर कहा, उसकी जरूरत नहीं है पापा, मैं ठीक हूँ और वेदू की पट्टी में कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप सब लोग भी जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं कुछ सिक्योरिटी का भी इंतजाम कर देता हूँ। निर्णय ने मान को देखा और बोला, सिक्योरिटी को मैं देख लूंगा, तू जा और जाकर पहले बैंडेज करवा। वेदू ने मान का हाथ पकड़ा और बोली, तुम चलो मान। मान उसके साथ चला गया। निर्णय ने बाकी सबको देखा और बोला, आप सब लोग अंदर चलिए, मैं आता हूँ। सब लोग अंदर जा चुके थे, लेकिन निर्णय बाहर था। वह सोच रहा था कि आखिर यहाँ से वेदांत बचकर निकला कैसे। तभी पीछे से अथर्व ने कहा, यही सोच रहे हो ना वह भाग कैसे गया। निर्णय ने पलट कर देखा और अथर्व को देखकर बोला, अथर्व आप कहना क्या चाहते हैं। अथर्व ने उसे देखा और फिर उसके बराबर आकर खड़ा होते हुए बोला, उसने सब कुछ पहले से फिक्स कर रखा था, मैं भी दूसरी तरफ से उसे पकड़ने के लिए पहुंचा था। पलक झपकते ही कोई गायब नहीं हो जाता। निर्णय उसे देखने लगा तो अथर्व बोला, इस वक्त तो मैंने उसके पीछे कुछ आदमियों को लगाया है, हो सकता है हम उसे पकड़ ले, और यह भी हो सकता है कि शायद ना पकड़ पाए, क्योंकि उसने यहाँ से भगाने के लिए जितना दिमाग इस्तेमाल किया है उसके बाद मुझे डाउट है। निर्णय ने अथर्व को देखा और फिर बोला, मतलब हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने वाली है। अभी के लिए हाँ, बाकी जब तक वेदांत की कोई खबर नहीं मिल जाती हम कुछ भी कह नहीं सकते, अथर्व ने जवाब दिया। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है मैं गार्ड्स का अरेंजमेंट करवाता हूँ। अथर्व ने हाँ में गर्दन हिला दी और निर्णय ने तुरंत एक सिक्योरिटी एजेंसी से अपने और पूरी फैमिली के लिए कुछ गार्ड हायर कर लिए। थोड़ी ही देर में घर के चारों तरफ सिक्योरिटी मौजूद थी और अब जाकर निर्णय ने कुछ राहत की सांस ली थी। सब कुछ अरेंज हो जाने के बाद वह भी अथर्व के साथ अंदर चला आया। सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे और वो दोनों भी अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। एपिसोड 102 मान और वेदाक्षी। तभी पीछे से अथर्व ने कहा, यही सोच रहे हो ना वह भाग कैसे गया। निर्णय ने पलट कर देखा और अथर्व को देखकर बोला, अथर्व आप कहना क्या चाहते हैं। अथर्व ने उसे देखा और फिर उसके बराबर आकर खड़ा होते हुए बोला, उसने सब कुछ पहले से फिक्स कर रखा था, मैं भी दूसरी तरफ से उसे पकड़ने के लिए पहुंचा था। पलक झपकते ही कोई गायब नहीं हो जाता। निर्णय उसे देखने लगा तो अथर्व बोला, इस वक्त तो मैंने उसके पीछे कुछ आदमियों को लगाया है, हो सकता है हम उसे पकड़ ले, और यह भी हो सकता है कि शायद ना पकड़ पाए, क्योंकि उसने यहाँ से भगाने के लिए जितना दिमाग इस्तेमाल किया है उसके बाद मुझे डाउट है। निर्णय ने अथर्व को देखा और फिर बोला, मतलब हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ने वाली है। अभी के लिए हाँ, बाकी जब तक वेदांत की कोई खबर नहीं मिल जाती हम कुछ भी कह नहीं सकते, अथर्व ने जवाब दिया। निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है मैं गार्ड्स का अरेंजमेंट करवाता हूँ। अथर्व ने हाँ में गर्दन हिला दी और निर्णय ने तुरंत एक सिक्योरिटी एजेंसी से अपने और पूरी फैमिली के लिए कुछ गार्ड हायर कर लिए। थोड़ी ही देर में घर के चारों तरफ सिक्योरिटी मौजूद थी और अब जाकर निर्णय ने कुछ राहत की सांस ली थी। सब कुछ अरेंज हो जाने के बाद वह भी अथर्व के साथ अंदर चला आया। सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे और वो दोनों भी अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। इधर वेदाक्षी और मान अपने कमरे में आए। वेदाक्षी ने दरवाजा बंद किया कि अचानक ही मान ने उसे पकड़ अपने सीने से लगा लिया। उसकी इस हरकत पर वेदू चौंक गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मान कुछ ऐसी हरकत करेगा, लेकिन अगले ही पल वेदू ने भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस ली। दोनों ही उस कंडीशन में काफी घबरा चुके थे। मान के चेहरे पर वेदाक्षी ने साफ डर देखा था जब वह वेदांत की पकड़ में थी, और वो खुद तब घबरा गई थी जब उसने मान की बाजू से बहते हुए खून को देखा। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही थी, क्या कोई आदमी इतना पागल हो सकता है कि किसी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दे। मान ने सच में उसके लिए अपनी परवाह ही नहीं की थी। अब वेदू को अपनी पहले की सारी बातें, सारी हरकतें बेतुकी नजर आ रही थी। उसे अब एहसास हो रहा था कि मान से बेहतर उसे कोई कभी मिल ही नहीं सकता था। वह आदमी उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि अपनी जान देने को भी वह तैयार था। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए कि वेदाक्षी ने उसकी कलाई पकड़ उसे ले जाकर बेड पर बैठाया। मान ने उसे देखा और बोला, मेरी चोट गहरी नहीं है, तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओ, समझी, यहाँ बैठो आकर। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठना चाहा, लेकिन वेदाक्षी ने मुंह फुलाकर उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। मान उसकी हरकत पर हैरान था। वेदाक्षी के चेहरे पर शांत भाव थे
वेदू ने बेड के पास वाले ड्रावर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और मान के पास आकर खड़ी हो गई। मान सर उठाए उसे ही देख रहा था। उस लड़की की हरकतें उसे वैसे भी कम ही समझ आती थी और आज भी वह ऐसे ही कुछ हरकतें कर रही थी। वेदू ने हाथ बढ़ाया और मान का जैकेट निकालने लगी। मान ने उसे देखते हुए कहा, कर क्या रही हो तुम? वेदू ने उसे घूरकर एक लुक दिया। मान बेचार पे चुप हो गया। वह जानता था उसे गुस्सा दिलाना उसकी सेहत के लिए बहुत बुरा हो सकता था और वेदू का मूड देखकर उसे ऐसा लग भी रहा था कि वह शायद कभी भी फट जाए। अभी तक वह लड़की ठीक थी, लेकिन अचानक ही उसने मुंह बना लिया था। खैर, वेदू और उसके मूड स्विंग कभी भी मान के समझ में आए नहीं थे, इसलिए उसे परेशान करना वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। वेदाक्षी ने मान का जैकेट निकाला और उसके बाद उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। मान बस उसे देख रहा था। बेचारा ना कुछ बोल सकता था और ना कुछ कर सकता था। वेदू ने उसका शर्ट निकाल कर साइड में रखा और कॉटन निकालकर उस पर थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लेकर उसका घाव साफ करने लगी। हालांकि घाव ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन वेदू के चेहरे से पता लग रहा था कि चोट मान को लगी थी, लेकिन उसका दर्द उसे हो रहा था। अचानक से उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मान की नजरें लगातार उसके चेहरे पर ही थी। ये लड़की उसे आज कुछ बदली बदली सी लग रही थी। वेदाक्षी ने मान के घाव को साफ किया और उसके बाद उसकी बाजू पर पट्टी बांध दी। मान की नजरें लगातार उस पर ही थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या हुआ है और जब तक वेदाक्षी मुंह से बोलकर कुछ कह न देती, वह कैसे समझ सकता था कि आखिर बात क्या थी। अचानक ही मान ने उसका हाथ पकड़ा और वेदू ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपनी नज़रें घुमा ली। मान ने उसे अपनी तरफ खींचा और वह उसकी गोद में आ गिरी। मान ने उसे कमर से पकड़ा और आराम से बोला, क्या हुआ है? क्या सोच रही हो तुम? वेदाक्षी ने उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन मान उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने अचानक ही अपनी एक उंगली उसके होठों पर रख दी और धीरे से बोला, शश, बस बहुत हुआ, चुप रहो अब। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वेदाक्षी के गले पर लगे कट पर बैंडेज करने लगा। उसने जैसे ही एंटीसेप्टिक में डूबा कॉटन उसके घाव पर रखा, वेदाक्षी ने कस के अपनी आंखें मीच ली और दर्द से उसकी एक सिसकी निकल गई। मान ने वेदाक्षी के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। मान भी जानता था कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी। उसने धीरे धीरे उसके घाव को साफ करते हुए फूंक मारना शुरू कर दिया। वेदाक्षी को अब कुछ राहत मिल रही थी। उसने आंखें खोलकर मान को देखा, जिसका पूरा ध्यान वेदाक्षी के घाव पर था और वह घाव उसे बार बार वेदांत की याद दिला रहा था। मान के दिल में ये कसक थी कि आखिर वह भाग कैसे गया। अगर वेदांत उसके हाथ आता तो आज उसका अंत पक्का होना था। मान ने वेदाक्षी के घाव को साफ किया और फिर उस पर बैंडेज लगा दिया। उसने जैसे ही अपने हाथ पीछे लिए, वैसे ही वेदाक्षी तुरंत उसके सीने से लग गई। मान हैरान था, लेकिन उसने अगले ही पल उसे कस के अपनी बाहों में थाम लिया। बात तो यह थी कि दोनों ही घबरा गए थे, एक दूसरे को खोने के डर से। शायद इस वक्त वेदाक्षी के दिल में कुछ एहसास जागे थे। मान को अपने एहसासों का पहले से पता था, लेकिन अब बारी वेदाक्षी की थी कि वह उन एहसासों को जाने समझे जो वह मान के आसपास होने पर महसूस करती थी। और शायद इस बार यह शुरुआत हो चुकी थी। मान ने उसे खुद से दूर किया और उसका चेहरा देखा, वो रो रही थी। मान ने तड़प कर उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और प्यार से बोला, हे वेदू, रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, घबराने की बात नहीं है। उसके रोने से सच में मान घबरा गया था। उसने वेदू को इस तरह रोते कभी नहीं देखा था। उसने हमेशा उसे हंसी मजाक और मस्ती करते ही देखा था, लेकिन आज वो रो रही थी। एपिसोड 103 थप्पड़ तो नहीं मारोगी। उसने जैसे ही अपने हाथ पीछे लिए, वैसे ही वेदाक्षी तुरंत उसके सीने से लग गई। मान हैरान था, लेकिन उसने अगले ही पल उसे कस के अपनी बाहों में थाम लिया। बात तो यह थी कि दोनों ही घबरा गए थे, एक दूसरे को खोने के डर से। शायद इस वक्त वेदाक्षी के दिल में कुछ एहसास जागे थे। मान को अपने एहसासों का पहले से पता था, लेकिन अब बारी वेदाक्षी की थी कि वह उन एहसासों को जाने समझे जो वह मान के आसपास होने पर महसूस करती थी। और शायद इस बार यह शुरुआत हो चुकी थी। मान ने उसे खुद से दूर किया और उसका चेहरा देखा, वो रो रही थी। मान ने तड़प कर उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और प्यार से बोला, हे वेदू, रो क्यों रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, घबराने की बात नहीं है। उसके रोने से सच में मान घबरा गया था। उसने वेदू को इस तरह रोते कभी नहीं देखा था।
उसने हमेशा उसे हंसी मजाक और मस्ती करते ही देखा था, लेकिन आज वो रो रही थी। मान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर प्यार से कहा, क्यों रो रही हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है? दर्द हो रहा है? मैं पेन किलर दूं तुम्हें? वेदू ने धीरे से नामे गर्दन हिलाई और सुबकते हुए बोली, मैं डर गई थी, मैं सच में डर गई थी। मान ने उसे तुरंत अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे उसके सर को सहलाते हुए प्यार से बोला, शांत हो जाओ, सब ठीक है। वेदांत जा चुका है, वह वापस नहीं आएगा, चिंता मत करो। वेदाक्षी ने उसे सर उठाकर देखा और बोली, पर वह भाग गया ना? वह फिर से आया तो? उसने फिर से तुम्हें या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मान ने उसके चेहरे को देखा और हल्के से उसके गाल को सहलाकर बोला, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और खुद को? वेदू ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा। मान कुछ पल उसे देखता रहा कि वेदाक्षी ने फिर कहा, मैं सच में घबरा गई थी जब तुम्हें चोट आए, कितना खून भी बहा। मान ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो तुम, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और दूसरी बात, सिक्योरिटी का इंतजाम हो चुका है, वेदांत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वेदाक्षी ने फिर से खुद को उसकी बाहों में छुपा लिया। मान को कुछ अजीब लग रहा था। हमेशा वेदाक्षी उससे दूर जाने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन आज वह उसकी बाहों में छुपी हुई थी, किसी मासूम से बच्चे की तरह। वह सच में कुछ ज्यादा ही डर गई थी। मान ने उसके माथे को चुमा और प्यार से बोला, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उसने वेदू को खुद से अलग किया और बोला, जाओ अब चेंज कर लो, फिर सो जाओ। वेदाक्षी उठी और चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद वह चेंज करके आई, तब तक मान चेंज कर चुका था। उसने बेड और पिलो ठीक किए और बोला, चलो यहाँ आओ और आकर सो जाओ अब। वेदाक्षी ने मान को देखा और फिर वापस कबर्ड की तरफ बढ़ गई। मान उसे देख रहा था। वेदाक्षी ने कबर्ड खोला और उसमें से कुछ निकाला और फिर मान की तरफ आई। उसने अपना हाथ मान के सामने किया, जिसमें एक ज्वेलरी बॉक्स जैसा कुछ था। मान ने उसे देखा और फिर उस बॉक्स को देखते हुए बोला, यह क्या है? वेदाक्षी हल्के से मुस्कुराए और बोली, तुम्हारा गिफ्ट। मान उसे देखने लगा, फिर बोला, पर मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वेदाक्षी ने छोटी सी शक्ल बनाई, लेकिन फिर अगले ही पल बोली, पहले अपना तो देख लो, मेरा तो मैं तुमसे बाद में निकलवा लूंगी। उसकी हरकत पर मान को हंसी आ गई। उसने वह बॉक्स लिया और उसे ओपन किया। उसमें एक गोल्डन चेन थी। मान ने उस चेन को देखा और फिर वेदाक्षी को देखने लगा। वेदू ने अपने गले में पहनी उस गोल्डन चेन को पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे पहली रसोई पर ये दी थी ना? और ये तो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दी थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे दे दी। मैं मानती हूँ जो मैं लाई हूँ उसकी कीमत इसके जितनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ये पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारा गला सुना सुना अच्छा नहीं लगता। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर वह चैन उसे पकड़ाते हुए बोला, अब गिफ्ट लाए हो तो पहना भी दो। उसकी बात सुनकर वह खुश हो गई। वह जल्दी से बैग पर चढ़ी और वह चैन मान के गले में पहनाने लगी। उसने चेन की हुक लगाए और मान के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, हो गया। मान की नज़र तो लगातार उस पर थी। वो इन दिनों दिल से कोशिश कर रही थी, इस रिश्ते को संभालना अब वो खुद चाह रही थी। ये उसकी हरकतों में मान देख पा रहा था। उसने वेदाक्षी को कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। वेदाक्षी अगले ही पल हवा में थी। मान उसे कमर से पकड़े उठाए हुए था। वेदाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? गिराओगे क्या मुझे? छोड़ो मुझे। उसने ये कहा ही था कि मान ने उसे हल्का सा और ऊपर करते हुए कहा, अगर गिरने से इतना ही डर लगता है तो मुझे कस के पकड़ लो। बिल्कुल नहीं गिरने दूंगा, कभी भी नहीं गिरने दूंगा। वेदाक्षी ने उसकी बात सुनी और उसे देखने लगी। वो उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर उसने मुंह बनाकर अपने पैर उसकी कमर पर बांधते हुए कहा, अब मैं गिरूंगी तो तुम भी गिरोगे। मान हल्के से हंस पड़ा। सर ने उसे ले जाकर उसकी बैक साइड पर उतारते हुए कहा, चुपचाप से सो जाओ अब, समझी? ये कहते हुए वह पलटकर अपनी जगह पर आने को आगे बढ़ा कि तभी अचानक वेदाक्षी ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दोनों एक साथ बेड पर गिर पड़े। मान वेदू के ऊपर था और दोनों के चेहरे काफी करीब थे। दोनों की नजरें एक दूसरे में उलझी हुई थी। न जाने किस खुमारी में वेदाक्षी ने अपनी बाहें मान के गले में डाल दी। मान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को एक तरफ किया और धीरे से उसके माथे को चूम लिया। ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो मान के होठ अब उसके पूरे चेहरे पर किस कर रहे थे। वेदाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी।
मान का उसे यूं पैम्पर करना उसे बड़ा पसंद आ रहा था। वही उसके दिल की धड़कनें भी काफी बढ़ चुकी थी। मान ने उसके गालों को चूमा और फिर उसकी नजर जाकर रुकी वेदाक्षी के होठों पर। मान ने अपना चेहरा उसके चेहरे के कुछ और करीब किया और अभी दोनों के होठ मिलते उससे पहले ही मान ने एक नजर वेदाक्षी को देखा और फिर अगले ही पल बोल पड़ा, थप्पड़ तो नहीं मरोगी। ये कहते ही वेदू ने आंखें खोल हैरानी से उसे देखा और देख क्या वह उसे घूर रही थी। क्या मतलब कि यह आदमी इतना प्यार भरा मोमेंट स्पॉइल करने के चक्कर में था। उसने मान के सीने पर हाथ रखे और उसे धक्का देकर साइड में गिरा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। मान हैरान सा उसे देखने लगा। उसने इतनी जल्दी वेदाक्षी के रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। वेदाक्षी ने अपने सारे बाल एक तरफ किए और उसके ऊपर झुकते हुए बोली, मन तो कर रहा है तुम्हारा सिर ही फोड़ दूं। मान आंखें फाड़े उसे देख रहा था, लेकिन इससे पहले वह कुछ कह भी पाता, वेदाक्षी ने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। मान हैरान था। वह लड़की सामने से उसे अप्रोच कर रही थी, उसे किस कर रही थी। उसके लिए ये किसी सदमे से काम नहीं था, लेकिन वेदाक्षी को जब उसका रिस्पॉन्स महसूस नहीं हुआ तो उसने उसके लोअर लिप को बाइट किया और उसे घूर कर देखने लगी। मान होश में आया। उसने वेदाक्षी को कमर से पकड़ा और उसे फिर से पलट कर अपने नीचे कर लिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ उसकी कमर में डाला और दूसरे हाथ को उसकी गर्दन के नीचे डालते हुए उसके होठों को चूमने लगा। दोनों के होंठ एक दूसरे में उलझे हुए थे और दोनों ही उस प्यार भरे एहसास में खोए हुए थे। न जाने उस एक लम्हे में उन दोनों ने कितने लम्हे बिता दिए थे। जब वेदाक्षी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने मान के कंधों पर अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियों से मारना शुरू कर दिया। मान उसे छोड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन जब उसे लगा कि यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो उसने वेदू को रिलीज कर दिया। वेदाक्षी गहरी सांस से भर रही थी और मान भी अपनी सांसों को संभालने की कोशिश में लगा था। दोनों की नजरें एक बार फिर एक दूसरे पर अटक चुकी थी। एपिसोड 104 में यहाँ से नहीं जाऊंगी। मान होश में आया। उसने वेदाक्षी को कमर से पकड़ा और उसे फिर से पलट कर अपने नीचे कर लिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ उसकी कमर में डाला और दूसरे हाथ को उसकी गर्दन के नीचे डालते हुए उसके होठों को चूमने लगा। दोनों के होंठ एक दूसरे में उलझे हुए थे और दोनों ही उस प्यार भरे एहसास में खोए हुए थे। न जाने उस एक लम्हे में उन दोनों ने कितने लम्हे बिता दिए थे। जब वेदाक्षी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने मान के कंधों पर अपने छोटे छोटे हाथों की मुट्ठियों से मारना शुरू कर दिया। मान उसे छोड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन जब उसे लगा कि यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो उसने वेदू को रिलीज कर दिया। वेदाक्षी गहरी सांस से भर रही थी और मान भी अपनी सांसों को संभालने की कोशिश में लगा था। दोनों की नजरें एक बार फिर एक दूसरे पर अटक चुकी थी। मान ने झुककर उसका माथा चूमा और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, सो जाओ मेरी जंगली बिल्ली, वरना मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारा। सच में मेरा सिर फोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और उसके सीने पर मारते हुए बोली, मैं सच में मारूंगी। मान ने हंसते हुए उसके हाथ को पकड़ा और प्यार से चूम कर बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी, अब सो जाओ। वेदू ने खुद को उसकी बाहों में बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और उसके सीने से लिपटकर आंखें बंद कर ली। वेदांत के इस इंसिडेंट ने कहीं ना कहीं उन दोनों को काफी नजदीक कर दिया था। वेदाक्षी मन से कोशिश करने को तैयार पहले ही थी, लेकिन उसके मन में जो थोड़ी बहुत उलझन थी वह अब सुलझ चुकी थी। उसे उसके सवालों का जवाब मिल चुका था। इधर रुद्रिका और निर्णय दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। दोनों ही परेशान से बैठे थे। रुद्रिका ने निर्णय को देखा और बोली, पता नहीं इन सब का वेदू पर क्या असर होगा, वह बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। वेदांत ने उसे पहले भी हक किया था। उस वक्त मान ने मन बहला दिया था उसका और फिर हमारा घूमने का प्लान बन गया। इन सब में शायद उसका ध्यान वेदांत से हट चुका था, लेकिन आज उसका अचानक से सामने आ जाना, पता नहीं वह कैसे रिएक्ट कर रही होगी। क्या मुझे एक बार उसे जाकर चेक करना चाहिए? रुद्रिका ने निर्णय को देखते हुए पूछा। निर्णय ने उसके हाथों को थामा और बोला, बिल्कुल नहीं रुद्रा, एक तो वक्त देखो, आधी रात होने को आए है और दूसरा इस वक्त मान है उसके साथ। कुछ चीजें इंसान सिर्फ उस शख्स के साथ बांट सकता है जो उसका हमसफर होता है। कुछ बातें हम अपने भाई बहन के साथ भी नहीं कर पाते, जो हम उस शख्स के साथ करते हैं जो हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इन दिनों वेदू में बहुत चेंज आए हैं। शुरू में वह हमेशा मान को छोड़कर जाने की बात करती थी,
लेकिन इन दिनों उसने एक बार भी ऐसा नहीं कहा। वह कोशिश कर रही है इस रिश्ते को संभालने की। और यकीन मानो, मुझे विश्वास है कि हम दोनों से भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगा उसका और मान का रिश्ता। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह ठीक होगी, क्योंकि मान उसके साथ है। रुद्रिका को भी निर्णय की बात सही लगी। वह भी जानती थी मान बहुत समझदार इंसान है, और वेदाक्षी को हैंडल करना मान को अच्छे से आता था, इसलिए वह निर्णय की बात मान गई। निर्णय ने उसे जैसे तैसे सुला दिया, लेकिन खुद की आंखों में नींद नहीं थी। वेदांत का भागना उसे किसी खतरे की घंटी लग रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉल पिक किया तो उधर से इंस्पेक्टर की आवाज आए और उन्होंने कहा, सर सॉरी टू से सर। पर वेदांत को हम पकड़ नहीं पाए, लेकिन उसमें भी हमें ये पता लगा है कि उसने ये शहर ही नहीं बल्कि इंडिया से भागने तक का प्लान बना रखा था। और इतना ही नहीं, वह उसमें कामयाब भी हो चुका है। ये सुनकर निर्णय और परेशान हो गया। तो इंस्पेक्टर ने आगे कहा, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब वह यहाँ नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और दूसरी बात, अगर उसने कभी इंडिया आने की कोशिश की तो हमसे बच नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर ने निर्णय को आश्वस्त किया और फोन रख दिया। निर्णय ने कुछ राहत की सांस जरूर ली थी, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए उसने सिक्योरिटी को हटाना ठीक नहीं समझा। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे वह भी नींद के आगोश में चला गया। शायद वेदांत का किस्सा यहाँ खत्म हो चुका था, लेकिन वे किस्सा मान और वेदू के रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा गया था। अगली सुबह सब लोग हॉल में बैठे थे। वेदाक्षी और मान अब तक कमरे से आए नहीं थे। अध्याय के चेहरे पर टेंशन की लकीरें अब भी थी। आलोक जी भी कुछ परेशान नजर आ रहे थे। तभी सीढ़ियों से मान और वेदू नीचे उतरते नजर आए। वेदू ने मान का हाथ पकड़ रखा था और वह किसी बात पर हंस रही थी। मान के होठों पर भी एक मुस्कान कायम थी। तनिष्ठा ने जब उन दोनों को ऐसे देखा तो एक राहत की सांस ली। उसे वेदाक्षी के ज्यादा फिक्र हो रही थी। वह जानती थी उसकी बेटी कैसी थी। वेदाक्षी ने जब सबको देखा तो तुरंत मान का हाथ छोड़ दिया और दौड़ते हुए उन सब के पास आकर बोली, आप सब लोग इतनी जल्दी उठ गए। रुद्रिका ने हल्के फुल्के अंदाज में हमेशा की तरह उसे चिढ़ते हुए कहा, बेटा हम सब टाइम पर है, तू ही लेट उठी है। वेदाक्षी ने अपना सर खुजाया और फिर मान को देखकर बोली, ऐसा है क्या? हम देर से उठे हैं। मान अचानक से हड़बड़ा गया। ये लड़की क्या बोल रही थी? उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैं टाइम से उठा था। तुम देर से उठी हो, समझी? कब से जगा रहा था तुम्हें, मुझे बीच में मत लाओ। वेदू ने मुंह बनाकर कहा, झूठे कहीं के, तुमने मुझे एक बार भी नहीं जगाया। तभी अथर्व बोला, बेटा तुझे कोई कितनी ही बार जगा दे तू सबसे यही कहती है। खैर यह सब छोड़ो, बैठो बात करनी है। उसके ये कहते ही मान और वेदाक्षी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा था, उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। वह दोनों चुपचाप बैठ गए। अध्याय ने उन दोनों को देखा और बोला, मैं तुम दोनों से बस एक सीधा सवाल करना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों इस रिश्ते को लेकर जरा भी सीरियस हो? ये सुनते ही वह दोनों हैरान थे। वेदू ने तुरंत कहा, पापा आप। अध्याय ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, पहले मेरी बात सुन बेटा, बाद में मैं तुम्हारी हर एक बात सुनूंगा। वेदाक्षी चुप हो गई तो अध्याय मान को देखकर आगे बोला, वेदू के पास्ट के बारे में तुम्हें सब कुछ पता था, राइट? मान ने हाँ में गर्दन हिलाए और बोला, रुद्रा ने बताया और हेल्प मांगी, क्योंकि उसे कभी भी वेदांत से कुछ ठीक वाइब नहीं आई थी। अध्याय ने वेदाक्षी को देखा और बोला, तुम प्यार करती थी ना उससे? वेदाक्षी ने गिरिजा जी और आलोक जी की तरफ देखा तो अध्याय ने बड़े आराम से कहा, वह कुछ नहीं कहेंगे, जो तुम्हारे मन में है साफ साफ बताओ। वेदाक्षी ने धीरे से कहा, उसने धोखा दिया मुझे। मैं ही पागलों की तरह आंखें बंद करके विश्वास करके बैठी थी। दी के बार बार कहने पर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी, और जब माँ ने भी मुझसे कहा तो मैंने उसे ही सुना दिया कि वह नहीं चाहता कि मैं उसे छोड़कर जाऊं, इसीलिए वह वेदांत के बारे में कुछ भी बोल रहा है। अध्याय ने आगे कहा, अब क्या चाहती हो? देखो शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी है, एक ऐसा रिश्ता है जो जन्मों जन्मों तक बनता है। अध्याय ने इन दिनों मान को परखा था और उसे तसल्ली हो चुकी थी, इसीलिए उसने आज ये बात छेड़ी थी। वेदू ने उसकी बात सुनकर तुरंत कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। ये कहते हुए उसने मान का हाथ कसके पकड़ लिया। सबकी नजरें उसकी हरकत पर थी और मान की नजरें अपने हाथ पर। वेदू ने अध्याय को देखा और बोली, पापा प्लीज, मैंने अभी तो इस रिश्ते को मौका देना शुरू किया है और मुझे पता है खड़ूस मान संभाल लेगा सब कुछ। अध्याय ने गहरी सांस भरी और तनिष्ठा को देखकर बोला, घर चलते हैं।
सब हैरानी से अध्याय को देखने लगे। वेदू को लगा कि शायद अध्याय नाराज हो गया है। उसने अध्याय को देखते हुए धीरे से कहा, पापा आई एम सॉरी। मैं हर्ट नहीं करना चाहती आपको, पर मैं मान को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। कम से कम एक मौका तो हम भी डिजर्व करते हैं ना। अध्याय ने मुस्कुराकर उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, खुश रहना तुम। अभी के लिए तो चलता हूँ, फिर आऊंगा मिलने। वेदाक्षी ने जब उसकी बात सुनी तो झट से उसके सीने से लग गई। अध्याय ने प्यार से उसका माथा चुमा और बोला, अपने पापा की तरफ से ऑल द बेस्ट। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सब कुछ संभाल सकती है। हाँ, तुम कह रही हो कि तुम्हारा खड़ूस मान सब संभाल लेगा, लेकिन मुझे तुम पर भी भरोसा है, तुम भी सब संभाल लोगी। तनिष्ठा ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, वह मान है, खड़ूस मान नहीं। तभी वेदू ने डांट दिखाकर कहा, खड़ूस मान तो वह सिर्फ मेरा है। उसके इस तरह बोलने पर सब लोग हंस पड़े। निर्णय ने हंसते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा मेरे भाई के लिए इस लड़की ने सबसे बेस्ट नाम दिया है। यह मान, मनवीर या फिर सिर्फ वीर, ये तो आए गए नाम हो चुके हैं। वेदू मुंह से यह नाम कभी निकलेंगे भी नहीं। ये तो ऐसे ही मान को ताउम्र खड़ूस मान बुलाने वाली है। वेदक्षी ने मुंह बनाया और उसे देखकर बोली, जीजू अगर आपने मुझे चिढ़ाया ना तो मैं आपका भी नामकरण कर दूंगी। निर्णय ने जल्दी से कहा, ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये कहते हुए वह चुप हो गया। एक बार फिर सब लोग हंस पड़े। एपिसोड 105 हो गया बवाल। तनिष्ठा ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, वह मान है, खड़ूस मान नहीं। तभी वेदू ने डांट दिखाकर कहा, खड़ूस मान तो वह सिर्फ मेरा है। उसके इस तरह बोलने पर सब लोग हंस पड़े। निर्णय ने हंसते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा मेरे भाई के लिए इस लड़की ने सबसे बेस्ट नाम दिया है। यह मान, मनवीर या फिर सिर्फ वीर, ये तो आए गए नाम हो चुके हैं। वेदू मुंह से यह नाम कभी निकलेंगे भी नहीं। ये तो ऐसे ही मान को ताउम्र खड़ूस मान बुलाने वाली है। वेदक्षी ने मुंह बनाया और उसे देखकर बोली, जीजू अगर आपने मुझे चिढ़ाया ना तो मैं आपका भी नामकरण कर दूंगी। निर्णय ने जल्दी से कहा, ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं कुछ नहीं कह रहा। ये कहते हुए वह चुप हो गया। एक बार फिर सब लोग हंस पड़े। अध्याय ने गिरिजा जी और आलोक जी को देखा और बोला, जानता हूँ कुछ बातें आपको नहीं पता थी, कुछ बातें यहाँ पर मुझे भी नहीं पता थी जो आज पता लगी, लेकिन फिर भी उम्मीद करूंगा कि यह पास्ट की बातें हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को इफेक्ट ना करें। आलोक जी ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर राणा, आप चिंता ना करें, जो बीत चुका उस बात को अब कोई नहीं दोहराएगा। सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पहले था और उससे बेहतर होता जाएगा। उनकी बात सुनकर अध्याय मुस्कुरा दिया। अध्याय ने सबको हाथ जोड़कर कहा, अब हमें चलना चाहिए, फिर जल्दी ही मिलेंगे। तभी वेदाक्षी बोली, ऐसे कैसे पापा, नाश्ता तो करके जाओ। अध्याय ने उसे देखा और उसके सिर पर हाथ रख मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, वहां जाकर कर लेंगे। वैसे भी कल की वजह से सब लोग काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं। तभी मान ने कहा, पापा प्लीज, नाश्ता करके निकल जाएगा। उन सब के इतना कहने पर अध्याय मान गया। सब लोगों ने साथ में नाश्ता किया और फिर अध्याय बाकी सबके साथ घर के लिए निकल गया। वेदाक्षी ने मान को देखा और बोली, मुझे भी ऑफिस जाना है। भूल गए क्या? मान ने उसे देखते हुए कहा, मैं नहीं भूला। तुम तैयार नहीं हो? अगर ऑफिस चलना है तो तैयार हो जाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हो? मैं साथ चलूंगी। ये कहते हुए वो फटाफट कमरे की तरफ भागी और बोली, मेरा वेट करना, अकेले गए तो मारूंगी। उसकी यह बात सुनकर गिरिजा जी को हंसी आ गई। मान ने उन्हें धीरे से देखा और अपना माथा रब करते हुए होठ दबा लिए। क्या मतलब कि यह लड़की हर जगह उसकी इज्जत का कचरा करते घूम रही थी। गिरिजा जी ने मान के सिर पर हाथ फेरा और बोली, क्या हुआ? मान ने ना में गर्दन हिला दी। गिरिजा जी ने प्यार से उसके चेहरे को थामा और बोली, खुश रह। मान मुस्कुरा दिया। तभी निर्णय ने पीछे से मुंह बनाकर कहा, हाँ हाँ कर लो, सारा प्यार उसी से कर लो। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता इस घर में। उद्धरण चिन्ह। अंशिका ने उसे देखते हुए कहा, जलकुक्टे कहीं के, जब देखो तब जलन के मारे लाल पीले होते रहते हो। निर्णय ने उसे घूर कर देखा और बोला, मुंह बंद कर, ज्यादा मत बोल समझी। अंशिका भी उसे बराबर में घूरने लगी। आलोक जी ने उन दोनों को देखा और बोली, यह क्या हरकत है? इतने बड़े हो गए हो लेकिन आप भी बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने एक साथ एक दूसरे की तरफ अंगुली पॉइंट की और बोले, इन्होंने शुरू किया। आलोक जी ने बारी बारी उन दोनों को देखा। वह दोनों अब एक दूसरे को घूर रहे थे। गिरिजा जी ने गहरी सांस ली और किचन की तरफ बढ़ते हुए बोली, लड़ते रहो।
मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है। उनके ये कहते ही वह दोनों हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगे। निर्णय ने कहा, यह मेरी मम्मी हो ही नहीं सकती। अंशिका ने भी तुरंत उसकी साइड लेते हुए कहा, बिल्कुल, हमारे मम्मी ऐसे कैसे कह सकते हैं। माँ ने उन दोनों को देखा और बोला, ओवर एक्टिंग हो गई हो तो अपने अपने काम में लगो दोनों। उसकी बात सुनते ही दोनों का मुंह बन गया, लेकिन फिर दोनों फटाफट से तैयार होने चले गए। अंशिका को कॉलेज जाना था और निर्णय को ऑफिस। रुद्रिका तो पहले ही जा चुकी थी। निर्णय जब तैयार होकर आया तो मान ने उसे टोंट मारते हुए कहा, एक तेरी बीवी है जो वक्त की इतनी पाबंद है, और दूसरा तू है जिसे कितनी बार ही कह दो वक्त पर कभी तैयारी नहीं होता। निर्णय ने उसे जवाब देते हुए मुंह बनाकर कहा, हाँ तो वेदू कौन सा वक्त पर तैयार होती है, बात तो बराबर है। तभी पीछे से वेदू ने कहा, मैं वक्त पर तैयार हो गई थी। समझे जीजू, आपसे पहले नीचे आए हूँ मैं, आपने लेट की। मैं तो टिफिन लाने गई थी मम्मा के पास। निर्णय ने जब उसके मुंह से अपनी माँ के लिए मम्मा सुना तो फिर से बोला, साला, मेरी माँ मुझे छोड़कर सबको प्यार करती है, मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी है। कभी कभी मुझे लगता है मैं अडॉप्टेड हूँ। ये कहते हुए उसने बुरा सा मुंह बिगाड़ लिया। वेदाक्षी ने अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाते हुए उसे देखने लगी कि तभी मान ने निर्णय के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, ज्यादा बकवास की ना तो मार खाएगा मुझसे। उसकी बात सुनकर निर्णय ने मुंह बना लिया। वो तीनों फिर जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गए। अथर्व अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसके सामने एक बला की खूबसूरत औरत बैठी थी। उसने नीले रंग की सिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और उसका बिना बाजू वाला बैकलेस ब्लाउज कमरे के माहौल को असहज कर रहा था। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं लग रही थी, वह मुश्किल से अपनी मिड 30s में ही लग रही थी, और अथर्व को देखते हुए उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक लग रही थी। अथर्व ने तो उसे सर उठाकर देखने तक की जहमत नहीं की थी। उसने अपने फाइल में सर घुसाए हुए ही कहा, मिसेज राठी, आपके बार बार यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपकी डाइवोर्स को प्रिपोन नहीं कर सकता, यह मेरे हाथ में नहीं है, और प्लीज आप जा सकती हैं। अथर्व ने कहा तो मिसेज राठी का चेहरा एकदम से उतर गया। फिर उसने एकदम से कहा, अथर्व जी, आप तो हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये छोले भटूरे बनाकर लाते थे आपके लिए। सोचा हमारी दोस्ती को क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए, तो बस हम ये। उसके कहते कहते ही अथर्व ने सर उठाकर उसे देखा और ठंडी सी आवाज में कहा, दोस्ती हमारी कब हुई। अथर्व की आंखों में भावों का एक तिनका तक नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। मिसेज राठी का गला सूख गया, पर उसने जाहिर ना होने देने की कोशिश करते हुए कहा, अब मेरा मतलब वो नहीं था। आप। अथर्व ने दोबारा से उसकी बात काटते हुए कहा, मिसेज स्नेहा राठी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर एक्सप्लेनेशन, नॉट इवन अ लिटिल बिट, सो डोंट ट्राई। मुझे नहीं जानना कि आप क्या कह रही थी और आपका क्या मतलब था, और एक बात क्लीन एंड क्लियरली अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए, हम दोस्त नहीं हैं, और ना ही मैं अपने क्लाइंट से प्रोफेशनल से ज़्यादा कोई भी रिश्ता रखने में इंटरेस्टेड हूँ। जितना जल्दी आप ये बात समझ जाएंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। और आपके छोले भटूरों के लिए शुक्रिया, पर मुझे छोले भटूरे बिल्कुल नहीं पसंद। अब आप जा सकती हैं। अथर्व ने स्नेहा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, तो स्नेहा का चेहरा पूरा लाल पड़ गया। अथर्व स्नेहा के हर इरादे से अच्छी तरह वाकिफ था, और आखिर यह कोई पहली लड़की तो थी नहीं जिसने उसके लिए ऐसा कुछ किया हो। अथर्व ने इसे भी बहुत ज्यादा चीजें करते देखा था, पर अथर्व को पता नहीं क्यों आज बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था स्नेहा की हद पर। इस बीच उसने डेस्क से बिना देखे कुछ कागज उठाने की कोशिश की और उसे कुछ बुरी तरह चुभ गया। इससे अथर्व ने तुरंत दर्द से कराहते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। स्नेहा ने उसे तुरंत देखा और भागकर अगले ही पल उसके पास आ गई। अथर्व के हाथ में 3-4 पेपर पेन्स चुभ गई थी। इधर लाए, मुझे देखने दें। स्नेहा ने बड़ी ही रूमानी अंदाज में कहकर अथर्व के हाथ को पकड़ लिया, और इससे पहले कि अथर्व अपना हाथ पीछे खींचता और उसे जाने को कहता, कोई दंदनाता हुआ उसके ऑफिस में घुसाया, और अथर्व के चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और अब उसे दर्द तक महसूस नहीं हो रहा था। उसने हल्के से कहा, आयो, और अगले ही पल आयात की गर्म अंगार जैसी आंखें स्नेहा को खुद पर महसूस हुई। हो गया बवाल। अथर्व ने गहरी सांस छोड़ी और दबी सी आवाज में कहा। इतने में आयत दंदनाती हुई उसके पास आए और उसने बिना कुछ कहे ही स्नेहा को बालों को पकड़कर खींच लिया और उसे अथर्व से दूर कर दिया। स्नेहा दर्द से चिल्लाए और अथर्व ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि आयु ने उसे अपनी जलती निगाहों से देखा, जैसे कह रही हो अगर उसने एक लफ्ज भी कहा तो वह यही भस्म हो जाएगा। एक लफ्ज नहीं,
और आपको तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इस एनाकोंडी से निपट लूं। आयत ने कहा। हालांकि वह कितनी भी गुस्से में हो, उसकी मासूम शक्ल तो बचपने से भरी ही हुई थी, जिसे देखकर अथर्व को प्यार और हंसी दोनों आ रही थी। पर वो अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर करते हुए पीछे हट गया और उसने कहा, बाय द वे इट्स एनाकोंडा, देयर इज नो वर्ड लाइक एनाकोंडी। आयत ने उसे घूरा तो उसने अपने होंठ दबा लिए और आयत ने कहा, इफ नो देन आई मेड इट, एनी प्रॉब्लम। अथर्व ने सीधाई से नामे सर हिला दिया और तभी वेदू अंदर आ गई। उसने कमरे का माहौल देखकर झट से भांप लिया कि क्या हुआ होगा। उसने आयत और अथर्व को देखा और उसके चेहरे पर शरारत भरे भाव छा गए। उसने एकदम से चिंता में अंदर आते हुए कहा, चाची क्या हुआ? आयत ने उसे देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। वेदू, ये मेरे पीछे से लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं। हो आओ, वेदू ने भी नाटक करते हुए कहा, चाचू मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि चाची बहुत हट होंगी जब उनको। उसकी बात को काटते हुए ही आयत ने कहा, पहले भी। अथर्व ने खा जाने वाली नजरों से वेदू को देखा और अपनी सफाई में कहा, आयु ऐसा कुछ। आयत सिसकने लगी। वही स्नेहा का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने सिसकी ली और आयु का गुस्सा फिर से वापस आ गया। वेदू ने अथर्व की तरफ देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो इसका बदला सूद समेत लिया जाएगा। वही वेदू ने उसे आंख मारी दी। एपिसोड 106 आई हेट यू। आयत ने उसे घूरा तो उसने अपने होंठ दबा लिए और आयत ने कहा, इफ नो देन आई मेड इट, एनी प्रॉब्लम। अथर्व ने सीधाई से नामे सर हिला दिया और तभी वेदू अंदर आ गई। उसने कमरे का माहौल देखकर झट से भांप लिया कि क्या हुआ होगा। उसने आयत और अथर्व को देखा और उसके चेहरे पर शरारत भरे भाव छा गए। उसने एकदम से चिंता में अंदर आते हुए कहा, चाची क्या हुआ? आयत ने उसे देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। वेदू, ये मेरे पीछे से लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं। हो आओ, वेदू ने भी नाटक करते हुए कहा, चाचू मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि चाची बहुत हट होंगी जब उनको। उसकी बात को काटते हुए ही आयत ने कहा, पहले भी। अथर्व ने खा जाने वाली नजरों से वेदू को देखा और अपनी सफाई में कहा, आयु ऐसा कुछ। आयत सिसकने लगी। वही स्नेहा का दर्द बढ़ता जा रहा था। उसने सिसकी ली और आयु का गुस्सा फिर से वापस आ गया। वेदू ने अथर्व की तरफ देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो इसका बदला सूद समेत लिया जाएगा। वही वेदू ने उसे आंख मारी दी। वेदाक्षी ने अथर्व को अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ आंख मारी और फिर तुरंत आयु को चिंता से देखते हुए बोली, आई एम सो सॉरी चाची, मैंने बहुत ट्राई किया था अथर्व चाचू को समझाने का कि आपको पता चलेगा तो तुम बहुत हट होंगी, पर इन्होंने, कहते हुए वेदू ने मासूम सी शक्ल चिंता भरी बना ली और अपनी बात अधूरी ही रख दी। क्या वेदू, इन्होंने क्या कहा, तुम मुझे बताओ? आयु ने तुरंत कहा। वही अथर्व ने वेदाक्षी को देखा और मन ही मन बोला, ये भली भाली शक्ल के पीछे इतनी चंचड़िया होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। पर बेटा, हमसे पंगे ले रही हो तुम, और हम रिश्ते में तुम्हारे चाचा लगते हैं। तुम्हें ऐसा चक्कर दिलाएंगे कि इस चंद बुद्धि में चटका का चटक नहीं बचेगा। ये सोचते हुए वो वेदू को घूर रहा था। वही आयु के हाथों की मुट्ठी स्नेहा के बालों पर और कस रही थी। स्नेहा दर्द से चिल्लाए और बोली, आहा, अरे छोड़ो मुझे। अथर्व जी कुछ कीजिए, वरना ये पागल लड़की। आयु का चेहरा फिर लाल पड़ गया। उसने स्नेहा को देखा और कहा, क्या कहा? चुड़ैल कहीं कि अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, और जो तू करने यकीन कोशिश कर रही थी ना, शुक्र कर तेरे बाल अब भी बचे हैं। और क्या कहा तूने अभी अभी अथर्व को? मैं तेरी जबान खींच लूंगी। आयु स्टॉप इट, और तुम पहले स्नेहा के बाल छोड़ो। शी इज जस्ट माई क्लाइंट, नथिंग एल्स। अथर्व जो कब से अपनी बीवी को ऐसे देख रहा था, उसने अब फाइनली कहा। आयत ने आंखों में आंसू भरकर उसे देखा और रुआंसी होकर बोली, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? उद्धरण चिन्ह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आयु, और पहले तुम उसके बाल छोड़ो, उसे दर्द हो रहा है। अथर्व ने कहा। तो वेदू ने तपाक से कहा, हाँ चाची छोड़ दो, अथर्व जी को चिंता हो रही है। उसने उसी अंदाज में अथर्व जी कहा जैसे अभी स्नेहा ने कहा था। अथर्व ने वेदू को घूरा तो उसने कंधे उचका दिए। आयु ने झटके से स्नेहा को छोड़ दिया और सिसकियां लेती हुई बोली, हाँ उसके दर्द की चिंता है इन्हें, पर मेरी नहीं। आई हेट यू अथर्व, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे चीट करोगे, ऐसा कुछ करोगे। मैं ही पागल हूँ, बचपना है मुझ में, और तुम तो मैच्योर हो, और तुम्हारी ये स्नेहा आंटी जी भी। उसने आखिर के शब्द चबाकर कहा और उसकी नज़र टेबल पर गई। फिर उसने कहा, यू नो व्हाट अथर्व, आई जस्ट हेट यू सो मच।
अथर्व ने उसके पास आकर कहा, आयु, ऐसा नहीं है, मत, तुम गलत समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। अथर्व ने कहा तो आयु पीछे हट गई और उसने कहा, बात मत करो तुम मुझसे। ये कहकर वह वहां से चली गई। आयु, आयु, सुनो तो, मेरी बात सुनो। आयु, आयु वेट। अथर्व बेचारा कहता ही रह गया और आयु चली गई तो वेदू उसके बगल में आए और अपनी कोहनी उसके कंधे पर रख कर बोली, और वव्वू, चाची तो चाचू से नाराज हो गई। वैसे एक टिप दूं चाचू को, आप उनके पीछे जाओ और उनको मनाओ और अपनी भतीजी का वर्कलोड कम करके चैन और सुकून की जिंदगी उसे भी बिताने दो, और आप भी बिताओ, वेदू ने कहा और एक मुस्कान के साथ उसे देखती रही और फिर खुद पर ही प्राउड करती हुई बोली, अरे वाह, क्या गजब वर्ड राइम किया है मैंने। दिन ब दिन मेरी टैलेंट्स की सीमा ही पार होती जा रही है। क्या बात है, वेदाक्षी ने कहा और वही अथर्व ने चीरकर उसके हाथ के नीचे से अपना कंधा हटा दिया और वो लड़खड़ा गई। तुम नहीं बोलती तब भी मैं यही करने वाला था, और तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, अथर्व ने कहा तो वेदाक्षी ने फिर से अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आराम से अनग्रेटफुल चाचू। अथर्व ने उसे घूरा और बाहर की तरफ चला गया जहां आयत कुछ देर पहले गई थी। वही वेदाक्षी स्नेहा की तरफ मुड़ी और बोली, और आंटी जी, आपको समझ नहीं आता क्या कि हर मर्द आप में इंटरेस्टेड नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज अच्छी तरह से आपको ये बात समझ आ गई होगी। स्नेहा का चेहरा लाल था, उसने जलती नजरों से उसे घूरा और वहां से अपने बाल ठीक करती हुई चली गई। वहीं आयु अपनी कार में बैठी रो रही थी। उसने सिसकियां लेते हुए कहा, हो, मेरी गिफ्ट अब तक पेंडिंग है और ये यहाँ बैठकर छोले भटूरे विद फ्लट एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, ये तो होना ही था। एक तो इतना हैंडसम होना, ऊपर से क्यूट और पोलाइट, पर हैंडसम होने का मतलब ये थोड़ी है कि फ्लर्ट करता फिरे। इस बार तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अथर्व बुरे हैं, बहुत बुरे। वह ये सभी बड़बड़ा रही थी कि उसके कार के शीशे पर किसी ने खटखटाया। आयु ने सिसकियां लेते हुए देखा तो अथर्व ही था। उसने वापस मुंह फेर लिया तो वहीं अथर्व ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आयु प्लीज दरवाजा खोलो यार, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे समझाने तो दो। आयु ने उसे गुस्से से देखा और दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी होकर बोली, हाँ, मैं तो लगती ही हूँ तुमको बेवकूफ। वो स्नेहा ही तो समझदार है ना तुम्हारी। ये क्या कह रही हो, मेरी तो सिर्फ तुम हो और तुम बेवकूफ ही काफी हो मेरे लिए, अथर्व ने कहा तो आयु का चेहरा लाल हो गया और वो चिढ़कर बोली, मुझे पता था तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तुमने कह भी दिया। मैंने क्यों तुमसे शादी करी, मुझे तुम्हें गोली मारनी चाहिए थी। मेरा दिमाग खराब था, मेरे पीछे इतने अच्छे अच्छे लड़के थे और मैंने उससे प्यार किया जो मुझे बेवकूफ समझता है। मुझे रोना आ रहा है। आई हेट यू, तुमसे तो अच्छा था कि मैं उस। आयत अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अथर्व ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। आयत के शब्द उसके हलक में अटक गए और वहीं अथर्व ने कहा, ए लड़की, क्या कह रही थी तुम? हम चाहे तुम्हारे पीछे हजारों लाखों लगे हों, किसी ने ट्राई भी किया ना तुम्हें देखने का, तो उन सबको मैं अपने हाथों से जमीन में 2 फीट अंदर गाड़ दूंगा, समझी? आयत बेवकूफों की तरह बस अथर्व के चेहरे को देख रही थी और उसने उसकी आंखों में देखते हुए बस हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। अथर्व ने उसके चेहरे से हवा से आए बालों को हटाते हुए उसके माथे को चूम कर कहा, गुड गर्ल, आई लव यू। आयत जो अब भी बेवकूफों की तरह हैरान थी, उसने भी उसके आंखों में खोए हुए ही कहा, आई लव यू टू। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, पर तभी अचानक उसे होश आया हो जैसे उसने अथर्व को धक्का दिया और कहा, एंड नो, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। उसने मुंह फुलाकर कहा तो अथर्व मुस्कुराते हुए उसके पास आया। अथर्व ने उसके चेहरे को हाथों में लेकर कहा, आई लव यू टू, और उसने हल्के से उसके गालों को चुमना चाहा कि तभी आयु परेशान होकर बोली, ये क्या हुआ? अथर्व ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए अपने हाथ को देखा और कहा, कुछ नहीं, वो मेरा ध्यान नहीं था और ये पेपर पिन्स मुझे लग गई। स्नेहा मुझे इन्हें निकालने के लिए मदद ही कर रही थी और तब तक तुम आ गई और ये सब हो गया, और मैंने उससे मदद नहीं मांगी थी, और न ही उसे अपने पास बुलाया था। आयु ने गील से उसे देखा और उसके हाथों से वो पिन्स निकालती हुई कहने लगी, क्या सच में? पर वेदू ने। अथर्व ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, उस शैतान की बातों का कोई बेवकूफ़ी भरोसा करेगा? आयत ने फिर से उसे घूर कर कहा, तुमने मुझे फिर से बेवकूफ़ कहा। अथर्व ने उसे देखा और ना में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें कहने की जरूरत भी है? आयत का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, तुम बहुत बुरे हो।
आई हेट यू। अथर्व हंसा और उसने कहा, आई लव यू टू। मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। आयु मुंह फुलाकर बोली, क्या सच में? अथर्व ने उसे देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी पिछली गिफ्ट पेंडिंग है और तुमने मुझे फिर से नाराज कर दिया। आयु ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कहा। अथर्व ने उसकी बात पर कहा, और बस इतनी सी बात, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बलून और चॉकलेट्स। हाँ, मैं तुम्हें बच्ची लगती हूँ तुम्हें। आयु ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा। तो अथर्व ने फिर से उसे छेड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इसमें लगना क्या है? अथर्व ने कहा। तो आयु फिर से चीड़ गई और बोली, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं बात करने वाली। आई हेट यू, आई लव यू टू। अच्छा सॉरी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अथर्व ने उसे कमर से पकड़कर कहा तो आयत ने कहा, मुझे पिकनिक, आइसक्रीम, न्यू ड्रेस, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट की टिकट और बलून और चॉकलेट्स भी। कहते हुए उसकी आंखों की चमक अलग ही थी। अथर्व ने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया और कहा, देखा कहा था मैंने। आयत ने इस बार उसे इग्नोर कर दिया। वो तो बस अपनी पिकनिक इमेजिन कर रही थी अब। एपिसोड 107 निर्णय, रुद्रिका और राइवलरी। भाई, भूले भटके कमेंट्स भी कर दिया करो। इतने कम कमेंट्स क्यों? मैं वेट करती हूँ कमेंट्स का। मैं तुमसे बात नहीं करने वाली। आयु मुंह फुलाकर बोली। क्या सच में? अथर्व ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी पिछली गिफ्ट पेंडिंग है और तुमने मुझे फिर से नाराज कर दिया। आयु ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कहा। अथर्व ने उसकी बात पर कहा, और बस इतनी सी बात, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बलून और चॉकलेट्स। हाँ, मैं तुम्हें बच्ची लगती हूँ तुम्हें। आयु ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा। तो अथर्व ने फिर से उसे छेड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इसमें लगना क्या है? अथर्व ने कहा। तो आयु फिर से चीड़ गई और बोली, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं बात करने वाली। आई हेट यू, आई लव यू टू। अच्छा सॉरी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अथर्व ने उसे कमर से पकड़कर कहा तो आयत ने कहा, मुझे पिकनिक, आइसक्रीम, न्यू ड्रेस, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट की टिकट और बलून और चॉकलेट्स भी। कहते हुए उसकी आंखों की चमक अलग ही थी। अथर्व ने उसकी बात सुनकर सर हिला दिया और कहा, देखा कहा था मैंने। आयत ने इस बार उसे इग्नोर कर दिया। वो तो बस अपनी पिकनिक इमेजिन कर रही थी अब। अथर्व से अपनी डिमांड्स मनवा कर आयत वापस जा चुकी थी। अथर्व वापस अपने ऑफिस में आया। तब तक स्नेहा भी वहां से जा चुकी थी। उसके केबिन में सिर्फ वेदाक्षी मौजूद थी। उसने वेदू को आंखें तरेर कर देखा और बोला, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लग गई है आजकल। वेदाक्षी जो एक फाइल में बिजी थी, उसने सर उठाकर अपने चाचू को देखा और दांत दिखाते हुए बोली, गुस्सा मत करना चाचू, वरना चाची को और ज्यादा भड़काऊंगी, फिर देखना आप। अथर्व उसे घूरने लगा और बोला, चैन नहीं है ना तेरे दिल को? क्यों मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ना चाहती है? जानती है ना वह कैसी है? वेदाक्षी ने दांत दिखाते हुए कहा, आपको लेकर हद से ज्यादा पजेसिव है, इसलिए आप ऐसी हरकतें मत किया करो। वह स्नेहा आंटी क्या कर रही थी आपके पास? अथर्व को अजीब लगा। आयु ने स्नेहा को आंटी कहा वह समझ में आ रहा था कि उसने गुस्से में कहा था, लेकिन वेदाक्षी का उसे आंटी कहना उसे कुछ और अजीब लग रहा था कि तभी वेदू ने उसके डाउट को क्लियर करते हुए कहा, अब जब चाची उन्हें आंटी कह रही थी तो मेरी तो वह डबल आंटी हुई ना। अथर्व ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, सारे के सारे गुण लिए हैं तूने आयु से। ऑफ कोर्स चाचू, चाची क्राइम पार्टनर रही है मेरी, वेदाक्षी ने बड़े ही प्राउडली बताया। अथर्व बस गर्दन हिलाकर रह गया। वह क्या ही कहता इस लड़की से। एक तो दिक्कत ये भी थी कि वह उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और दूसरा वेदाक्षी के सामने कोई भी उसे कहाँ ही डांट पाता था। सबकी लाडली जो थी वो। इधर मान ऑफिस में था और कॉन्फ्रेंस रूम में हर कोई मौजूद था, यहाँ तक कि रुद्रा और उसकी टीम भी इस बार यहाँ मौजूद थी। मान और निर्णय की कंपनी की सबसे बड़ी राइवल रुद्रिका की कंपनी ही थी। यहाँ तक कि दोनों कंपनियों की राइवलरी पूरे शहर में फेमस थी। कंपनी में किसी को भी आइडिया नहीं था कि इस कंपनी का सेकंड बॉस उस कंपनी की लेडी बॉस का हस्बैंड है। उन सबको तो यही लगता था कि जब भी रुद्रिका और निर्णय का आमना सामना हुआ था, कुछ ना कुछ हॉट गॉसिप जरूर होती थी। दोनों के थॉट्स कहीं पर मैच नहीं करते थे और यह बिजनेस के मामले में उन सब ने अक्सर देखा था। निर्णय के असिस्टेंट ने खड़े होते हुए प्रोजेक्टर ऑन किया और सबको प्रोजेक्ट समझाने लगा। सब बड़े ध्यान से स्क्रीन को देख रहे थे। रुद्रिका का ध्यान पूरी तरह मीटिंग पर था। बीच बीच में निर्णय का ध्यान जरूर अपनी पत्नी पर जा रहा था, लेकिन वो भी समझ रहा था कि इस वक्त वह उसकी पत्नी कम और वहां पर एक बिजनेस वूमेन ज्यादा थी, वह भी उसकी राइवल कंपनी की हेड। असिस्टेंट ने अपनी बात कंप्लीट की, तभी रुद्रिका बोली, पर इसमें बेनिफिट्स क्या है?
इसमें मुझे बेनिफिट से ज़्यादा लूप होल नजर आ रहे हैं। मैं अब भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हूँ। उसकी बात सुनकर निर्णय के माथे पर बल पड़ गए, जबकि मान बड़े आराम से रुद्रिका की बात सुन रहा था। उसे पता था रुद्रिका जब भी बिजनेस के मामले में कोई बात करती थी तो उसमें 100% कोई ना कोई पॉइंट निकल कर आता था, लेकिन निर्णय से कहाँ बर्दाश्त होता। उसने तुरंत कहा, अगर ध्यान से सुनोगी और देखोगी तो बहुत से बेनिफिट्स हैं, बस समझने की देर है। रुद्रिका ने उसे देखा, फिर बोली, मिस्टर निर्णय राजावत, मैंने सब कुछ ध्यान से देखा है और समझा है, उसके बाद ही कुछ कहा है। ओह प्लीज़, आपका हर बार का है। हर प्रोजेक्ट में आपको कमियां नजर आती हैं और मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट में कोई कमी है। निर्णय ने भी बड़े ही सीरियस अंदाज में कहा था। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को घूर रहे थे। मान अपना सिर पकड़ चुका था। वह जानता था ये दोनों कितना ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन जब बात बिजनेस की आती थी और दोनों जब बिजनेस फील्ड में आमने सामने होते थे तो ऐसा होना ही था। रुद्रिका ने निर्णय को देखते हुए कहा, गौर से देखिए मिस्टर राजावत, लूप होल्स नजर आएंगे। सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि आपने जिस मॉडल को इस एग्रीमेंट के लिए और इस एड के लिए साइन किया है वह मॉडल इस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल ही नहीं है। और दूसरी बात, चलिए मॉडल को साइड में रख देते हैं, लेकिन जिस टेक्सटाइल कंपनी और जिस डिजाइनर से अपने ड्रेस बनवाया है वह उस प्रोडक्ट से मैच नहीं हो रहे। निर्णय उसे घूरने लगा तो रुद्रिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लड़की हूँ, इन सारी चीज़ों का आपसे ज़्यादा नॉलेज रखती हूँ। बाकी इस प्रोजेक्ट में और कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जिनको सुधरा जा सकता है। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, हर बार की आदत बना रखी है ना, बिना कोई कमी निकाले खाना हजम नहीं होता। रुद्रिका उसकी बात सुनकर उसे खो जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद हर शख्स जानता था कि उन दोनों का ये हर बार का होता था। उन्हें इस राइवलरी की आदत हो चुकी थी। मान ने गहरी सांस भरते हुए उन दोनों को देखा और कहा, बस बहुत हुआ। जो मिस शेखावत ने कहा है उस पर काम स्टार्ट करो। निर्णय ने मान को घूरते हुए कहा, तू भी। मान ने बड़े आराम से कहा, जहाँ गलती हो वहाँ मन लेनी चाहिए। उसकी बात पर निर्णय खामोश हो गया। खैर, सब कुछ फाइनल होने के बाद रुद्रा उठी और वहां से निकल गई। मान ने तिरछी नजरों से निर्णय को देखा, जो कुछ पल वहीं बैठ रहा और फिर उठकर बाहर निकल गया। और ये देखकर मान के होठों पर मुस्कान आ गई। निर्णय रुद्रिका के पीछे आया था। उसने अचानक ही कॉरिडोर में आकर रुद्रिका को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसे लेकर एक कोने में चला गया। रुद्रिका हैरान सी उसे देख रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, निर्णय ने अपने होठ रुद्रा के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। रुद्रिका सच में हैरान थी। निर्णय की अचानक की गई ये हरकत उसे समझ नहीं आई थी। वह हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देख रही थी, जबकि निर्णय आंखें बंद किए बड़े प्यार से उसे चूम रहा था। थोड़ी देर बाद जब निर्णय उससे अलग हुआ तो निर्णय ने अपना माथा उसके माथे से लगाकर धीरे से कहा, सॉरी। रुद्रिका के होठों पर मुस्कान आ गई। अब तो उसे निर्णय की इस सॉरी की आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि जब भी उन दोनों में बिजनेस को लेकर कोई तू मैं होती थी तो निर्णय उसे हमेशा सॉरी बोलता था। रुद्रिका ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी नाक खींचते हुए कहा, इट्स ओके, बस याद रखना ये हमेशा यही तक रहे। वहाँ पर हम राइवल्स हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं और यह रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्णय ने मुस्कुराकर पाके झपकाए और उसका माथा चूम लिया। रुद्रिका के होठों की मुस्कान गहरी हो गई। एपिसोड 108 दिन का खूबसूरत हिस्सा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, निर्णय ने अपने होठ रुद्रा के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। रुद्रिका सच में हैरान थी। निर्णय की अचानक की गई ये हरकत उसे समझ नहीं आई थी। वह हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देख रही थी, जबकि निर्णय आंखें बंद किए बड़े प्यार से उसे चूम रहा था। थोड़ी देर बाद जब निर्णय उससे अलग हुआ तो निर्णय ने अपना माथा उसके माथे से लगाकर धीरे से कहा, सॉरी। रुद्रिका के होठों पर मुस्कान आ गई। अब तो उसे निर्णय की इस सॉरी की आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि जब भी उन दोनों में बिजनेस को लेकर कोई तू मैं होती थी तो निर्णय उसे हमेशा सॉरी बोलता था। रुद्रिका ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी नाक खींचते हुए कहा, इट्स ओके, बस याद रखना ये हमेशा यही तक रहे। वहाँ पर हम राइवल्स हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं और यह रिश्ता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्णय ने मुस्कुराकर पाके झपकाए और उसका माथा चूम लिया। रुद्रिका के होठों की मुस्कान गहरी हो गई। शाम को मान और निर्णय घर लौटे। रुद्रिका कुछ देर पहले ही आई थी। वेदाक्षी मान के साथ थी।
मान का ये रूटीन बन चुका था कि उसे छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी उसकी ही थी। वेदू के चेहरे पर आज अलग ही खुशी नजर आ रही थी, जो मान समझा नहीं पा रहा था कि वो किस वजह से थी। उसने 2-3 बार पूछा भी, लेकिन वेदाक्षी ने कहा कि बाद में बताएगी। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, वेदू जल्दी से अंदर भाग गई और उसकी नज़र जैसे ही अपनी बहन पर गई, वह दौड़कर उसके पास गई। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, क्या हुआ? इस तरह से आ रही है, मतलब जरूर कुछ कांड किया है। अब भला रुद्रिका से कहाँ कुछ बात छुपनी थी। वैसे भी वह वेदू की रग रग से वाकिफ थी, उसे अच्छे से पता था कि उसके कौन से एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। वेदाक्षी ने दांत दिखाए और उसके पास बैठते हुए बोली, बहुत बड़ा वाला, और बड़ा मजा आया मुझे तो, लेकिन मुझसे ज्यादा कांड तो चाची करके गई है। मान ने जब उसकी बात सुनी तो वहीं रुक गया। उसे भी जानना था कि आखिर उसकी बीवी क्या करके आई है। वेदाक्षी ने रुद्रिका को आज ऑफिस में जो कुछ हुआ वह सब बताना शुरू किया। रुद्रा हैरान सी उसे देख रही थी। उसने हैरानी से कहा, तेरा दिमाग खराब है। तू जानती है ना आयुल चाची चाचू को लेकर कितने ज्यादा पजेसिव है, और तू उन्हें और ज्यादा भड़काने का काम करके आए है। वेदू ने मुंह बनाया और बोली, मुझे तो बस मजे लेने थे, वह मैंने ले लिए, और वैसे भी चाचू और चाची का पैचअप हो चुका है। आपको भी पता है ना, वह दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। रुद्रिका ने उसे देखा और उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ये तो शुक्र मना कि उन दोनों के बीच में इतना ट्रस्ट है, इसलिए उन दोनों का पैचअप हो गया। लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं होता तो बात बिगड़ सकती थी, समझी? वेदू ने मुंह बनाया और बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, अब डांटो मत, आगे से ध्यान रखूंगी। रुद्रिका उसकी हरकत पर मुस्कुरा दी। मान ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, कसम से मुझे सच में ये लगने लगा है कि मैंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है। कहाँ से ये मुझे बीवी वाली फीलिंग देती है। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी बच्चे को पाल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर रुद्रिका उसे अजीब तरह से देखने लगी। मान का मुंह देखकर उसे हंसी आ गई। मान ने उसे घूर कर देखा तो रुद्रा ने तुरंत अपनी हंसी दबा ली। वही वेदाक्षी माँ को घूर रही थी। मान ने उसे देखा और बोला, घूरना बंद करो और चलकर फ्रेश हो जाओ, दिन का टाइम हो गया है। वह दोनों अपने कमरे में चले आए। फ्रेश होकर सब लोग साथ में डिनर के लिए बैठे। सब ने आराम से बातचीत करते हुए डिनर किया और उसके बाद अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। वेदाक्षी कमरे में आई तो मान लैपटॉप में लगा हुआ था। उसने मान को देखते हुए कहा, तुम अब भी काम कर रहे हो? मान ने एक नज़र उसे देखा और फिर वापस लैपटॉप में नज़र गिराते हुए बोला, हाँ एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और आज रुद्रिका के साथ मीटिंग थी। उसने कुछ चेंजेस बताए हैं, इसीलिए उसमें लगा हुआ हूँ। वेदाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, वैसे खडूसमान दी की बिजनेस स्ट्रैटेजीज काफ़ी अच्छी है ना? मान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बहुत ज़्यादा। वह काफ़ी बार काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देती है और तुम्हें पता है निर्णय और उसकी हर बार बहस हो जाती है। वेदाक्षी ने उसे अजीब तरह से देखा और बोली, पर दी और जीजू तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, भला वह क्यों झगड़ेंगे? मान ने उसे देखा और फिर बोला, तुम्हें पता नहीं है उन दोनों का? ये हमारे लव बर्ड्स जब बिजनेस फील्ड में होते हैं तो एक दूसरे के कट्टर राइवल हैं। अगर तुम इन दोनों को देख लोगी तो तुम्हें भी ये लगेगा कि ये दोनों वो रुद्रिका और निर्णय हैं ही नहीं जो घर पर रहते हैं, जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। उसकी बात सुनकर वेदू सच में हैरान थी। मान काम करते करते उसे सारी बातें बता रहा था। उन दोनों के दिन का ये खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। दोनों ऑफिस में जो कुछ भी करते एक दूसरे से सारी बातें शेयर करने लगे थे। उनका रिश्ता अब जाकर कुछ आगे बढ़ना शुरू हुआ था और वह दोनों काफ़ी एफर्ट्स भी लगा रहे थे। खैर मान ने थोड़ी देर बाद अपना लैपटॉप साइड कर दिया, लेकिन तब तक वेदाक्षी उसके कंधे पर अपना सर रखी सो चुकी थी। मान ने उसे देखा और हल्की से मुस्कुरा दिया। उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ की और वेदाक्षी को ठीक से लेटा कर उसके बगल में लेट गया। वेदाक्षी ने हल्के से अपनी आंखें खोल उसे देखा। वो कच्ची नींद में थी और उसे अपने पास देखकर उसके करीब खिसक गई और उसे लिपटकर फिर से सो गई। मान उसकी हरकत पर हल्की से हंस दिया। उसकी आदतों का उसे अच्छे से पता था और उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद मान भी नींद के आगोश में जा चुका था। अगली सुबह शेखावत मेंशन में अथर्व की चिल्ला चिल्लाकर आयु को बुला रहा था। नित्या ने हैरानी से तनिष्ठा को देखते हुए कहा, भाभी अब आयु भाभी ने क्या कांड कर दिया है? भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तनिष्ठा ने उसे देखते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, खैर पता लग जाएगा।
ये दोनों शांति से कुछ काम कहाँ करते हैं। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि अथर्व जैसा शांत इंसान आयु की वजह से इतना चिड़चिड़ा और गुस्सेल हो जाता है कभी कभी। नित्य ने उसे देखकर कहा, अब हरकतें ही ऐसी होती है तो कोई भी गुस्सा करेगा ना। तनिष्ठा ने नित्या के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, तुम कौन सा कम हो। नित्या ने दांत दिखा दिए। इधर आयु कमरे में आए और अथर्व को देखकर बोली, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो। अथर्व ने उसे घूरते हुए अपनी शर्ट उसके सामने करते हुए कहा, यह क्या किया है तुमने। आयु ने उस शर्ट को देखा। उसमें पूरी प्रेस की शेप में होल हो चुका था। वो शर्ट जल चुकी थी। आयु ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा, ओह नो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो मैं भूल ही गई थी। मैं तुम्हारा टिफिन पैक करने चली गई थी और यह गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने इतनी मासूम शक्ल बनाकर कहा कि बेचारा अथर्व उसे कुछ कहे ही नहीं पाया। उसने उसे देखकर कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे दूसरी शर्ट दे दो, लेट हो रहा है। आयु ने जल्दी से उसे दूसरी शर्ट लाकर दी। अथर्व जल्दी से तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। आयु भी सबके पास नीचे चली आई थी। थोड़ी देर बाद वह भी नित्या के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। एपिसोड 109, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। इधर आयु कमरे में आए और अथर्व को देखकर बोली, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो। अथर्व ने उसे घूरते हुए अपनी शर्ट उसके सामने करते हुए कहा, यह क्या किया है तुमने। आयु ने उस शर्ट को देखा। उसमें पूरी प्रेस की शेप में होल हो चुका था। वो शर्ट जल चुकी थी। आयु ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा, ओह नो, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये तो मैं भूल ही गई थी। मैं तुम्हारा टिफिन पैक करने चली गई थी और यह गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसने इतनी मासूम शक्ल बनाकर कहा कि बेचारा अथर्व उसे कुछ कहे ही नहीं पाया। उसने उसे देखकर कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे दूसरी शर्ट दे दो, लेट हो रहा है। आयु ने जल्दी से उसे दूसरी शर्ट लाकर दी। अथर्व जल्दी से तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। आयु भी सबके पास नीचे चली आई थी। थोड़ी देर बाद वह भी नित्या के साथ ऑफिस के लिए निकल गई। इधर मान भी अपने ऑफिस आ चुका था और वो कुछ काम में उलझा हुआ था। गौरव वहीं उसके पास खड़ा था, पर उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी चीज को लेकर काफी कश्मकश में है। गौरव ने मन ही मन कहा, मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि इस आदमी ने मुझे उधार में किसी और को दे दिया। सच में किसी का बॉस ऐसे कैसे कर सकता है। मैं इतना बुरा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मान उसे कब से आवाज लगा रहा था, पर उसे तो ख्याल तक नहीं था कि वह कहाँ था। उसके कानों में तो जैसे मान की आवाज पड़ ही नहीं रही थी। मान ने कुछ तेज आवाज में कहा, गौरव। गौरव की तंद्रा टूटी और उसने बेख्याली में कहा, हाँ हाँ, ये यस सर। तुम यहाँ रहकर कहाँ खोए हुए हो। मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ और तुम कहाँ खोए हुए हो तब से। मान ने अपनी एक भौं उचका कर कहा। तो गौरव छिप गया। अब वो क्या ही बताता कि मन ही मन कोस रहा था उसे। उसने कुछ कहना ही चाहा था कि उसका फोन बज उठा। मान और गौरव दोनों एक साथ गौरव के फोन की तरफ देखा। फोन देखते ही गौरव का चेहरा फीका पड़ गया। बेचारे के चेहरे पर पहले ही नूर नहीं था और जो कुछ था वो भी उड़ गया। उसने गहरी सांस छोड़ी और फिर मान की तरफ देखा, जो उसे अपनी भौं चढ़ाकर सवालिया नजरों से देख रहा था। उसके इस तरह देखने से गौरव चिढ़ गया। एक तो उस आदमी ने खुद उसे नित्या को उधार दे दिया था और अब ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उसका और नित्या का कुछ चल रहा हो। उसने भी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, क्या, भूलिए मत कि आपने ही मुझे उसे रेंट पर दे रखा है और ये पागल लड़की मुझे पागल कर रही है। अब उसके चेहरे पर चिढ़े भाव साफ दिख रहे थे। मान ने उसकी बात पर अपने आप को बचाव में पीछे करते हुए कहा, ओके ओके, यू कैन गो। गौरव ने अपने अपने होंठ बेबसी में चबाए और वहां से चला गया। ऑफिस से बाहर आकर जैसे ही उसने कॉल उठाना चाहा, कॉल कट हो गया। गौरव ने आसपास देखा और उसका दिल कर रहा था कि अपना सिर किसी दीवार पर दे मारे। तभी उसका फोन फिर से बजा। उसने देखा और झट से इस बार फोन उठा लिया और तुरंत ही नित्या ने दूसरी तरफ से कहा, कहाँ थे तुम? पहली बार में कॉल क्यों नहीं उठाया? मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैंने मान से शिकायत। वह कह ही रही थी कि गौरव ने उसकी बात को काट कर कहा, अरे चुप कर जाओ मेरी माता। नित्या की दूसरी तरफ से आवाज आई तो गौरव ने झट से कहा, सांस ले लीजिए मेरी मैडम और मेरी भी बात सुन लीजिए एक बार। तुम एक्सप्लेन करना चाहते हो? ओके, डू इट, नित्या ने बड़ी आराम से कहा। जैसे ही गौरव ने उसकी बात सुनी और गौरव के जुबां पर जो बातें कब से बैठी हुई थी वह एकदम से जैसे खत्म हो गई।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहे क्या। नित्या ने फिर कहा, कहो भी अब, क्या कह रहे थे? गौरव ने एक गहरी सांस लेकर कहा, पर मैं आपको क्यों एक्सप्लेन करूं कुछ भी, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं। मैं बस आपका सर्वेंट हूं। गौरव ने कहा। तो यह नित्या को एक सवाल जैसा लगा। कुछ देर के लिए दोनों के बीच एक अनमनी सी चुप्पी छाई रही, और फिर नित्या ने कुछ कहना ही चाहा था कि उसे दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। गौरव। आवाज़ काफ़ी मीठी और प्यारी थी। नित्या ने वो आवाज़ सुनकर अपने शब्दों को वापस निगल लिया और कॉल पर खामोशी से बनी रही। गौरव ने भी उस ओर देखा और कहा, सना। वो लड़की सना तब तक उसके पास आ गई थी। उसने अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आह, मुझे लगा था कि मैं दोबारा तुमसे फिर नहीं मिल पाऊंगी, पर देखो, सच में दुनिया बहुत छोटी है। थैंक गॉड कि मैं तुमसे दोबारा मिल गई। सना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गौरव ने उसे देखते हुए कहा। सना ने उसे देखते हुए कहा, आह, वो असल में मैं यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड से मिलने आई थी, और तुम मिल गए देखो। बाय द वे, इफ यू डोंट माइंड, कैन वी टॉक आउटसाइड ऑफ योर वर्क प्लेस? सना ने कहा तो गौरव को भी जैसे होश आया, और उसने आसपास देखते हुए कहा, आशो, वाई नॉट, लेट्स गो टू द कैंटीन। हमारे यहाँ की कॉफ़ी भी बुरी नहीं है। गौरव ने भी हंसते हुए माहौल को हल्का करते हुए कहा। तो सना भी हंस पड़ी और उसने कहा, वो तो टेस्ट करने पर ही पता चलेगा ना। हम तो चलें, गौरव ने कहा। बिल्कुल, सना ने कहा, और दोनों साथ चल दिए। वहीं फ़ोन की दूसरी तरफ नित्या का ये सब सुनकर खून खौल रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, सारे लड़के एक से होते हैं, मौका मिलना चाहिए बस, हर जगह शुरू। ये भी एक नंबर का फ्लर्टी निकला। वह ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि उसे अपनी फ़ोन से आवाज़ आई, और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने रोनी सी सूरत बनाकर गुस्से से कहा, हाव डरे ही। मिस्टर गौरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा फ़ोन काट दिया, वो भी किसी चुड़ैल के लिए। हाँ, इस लड़की को कुछ समझ क्यों नहीं आता? भले ही नित्या के आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, पर उसके रोने की आवाज़ बहुत तेज थी। उसका पूरा चेहरा रोने जैसा हो गया था, और अगले ही पल वह अपने नाखून चबाती हुई बोली, क्या गौरव उसे पसंद करता है? इंटरेस्टेड तो दोनों ही लग रहे थे, पर फिर मेरा क्या होगा? अरे नहीं, पर अगर उसने उसे डेट करना चाहा तो मेरा क्या होगा? क्या मेरी नसीब में मेरा पसंदीदा मर्द नहीं लिखा है? हाँ, भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे? पर मैंने तो अभी उससे कुछ कहा भी नहीं। क्या मेरा प्यार एक तरफा रह जाएगा? हाइला, फिर मेरा क्या होगा? वो दोनों कॉफ़ी की बात कर रहे थे। कहीं दोनों, हाँ, मेरा क्या होगा अब? कहती हुई नित्या धम्म से काउच पर बैठ गई, पर अगले ही पल जैसे उसे कुछ सुझा हो, और उसने कहा, इतनी आसानी से तो मैं किसी को अपना माल हथियाने ना देने वाली। इस सना की बच्ची को तो ऐसा चलता करूंगी कि गौरव के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। ये कहती हुई वह केबिन से बाहर निकल गई। उसने खुद से ही कहा, तो डियर सर्वेंट, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सर्व करने का सही ढंग क्या होता है। नित्या अपनी कार में बैठकर निकल गई। वहीं इस सब से बेखबर गौरव सना के साथ अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था। उस बेचारे को तो भनक भी ना थी कि कुछ देर में वहां क्या भूचाल आने वाला था। एपिसोड 110। उसका पूरा चेहरा रोने जैसा हो गया था, और अगले ही पल वह अपने नाखून चबाती हुई बोली, क्या गौरव उसे पसंद करता है? इंटरेस्टेड तो दोनों ही लग रहे थे, पर फिर मेरा क्या होगा? अरे नहीं, पर अगर उसने उसे डेट करना चाहा तो मेरा क्या होगा? क्या मेरी नसीब में मेरा पसंदीदा मर्द नहीं लिखा है? हाँ, भगवान जी, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे? पर मैंने तो अभी उससे कुछ कहा भी नहीं। क्या मेरा प्यार एक तरफा रह जाएगा? हाइला, फिर मेरा क्या होगा? वो दोनों कॉफ़ी की बात कर रहे थे। कहीं दोनों, हाँ, मेरा क्या होगा अब? कहती हुई नित्या धम्म से काउच पर बैठ गई, पर अगले ही पल जैसे उसे कुछ सुझा हो, और उसने कहा, इतनी आसानी से तो मैं किसी को अपना माल हथियाने ना देने वाली। इस सना की बच्ची को तो ऐसा चलता करूंगी कि गौरव के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। ये कहती हुई वह केबिन से बाहर निकल गई। उसने खुद से ही कहा, तो डियर सर्वेंट, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सर्व करने का सही ढंग क्या होता है। नित्या अपनी कार में बैठकर निकल गई। वहीं इस सब से बेखबर गौरव सना के साथ अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था। उस बेचारे को तो भनक भी ना थी कि कुछ देर में वहां क्या भूचाल आने वाला था। गौरव और सना ऑफिस के कैंटीन में कॉफ़ी लिए बैठे थे, और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहाँ ही सोचा था कि एक बुलडोजर अभी उनके खुशी भरे आशियाने पर चलने वाला था। वहीं ऑफिस के बाहर नित्या की कार आकर रुकी, और उसने खुद को शीशे में देखकर तसल्ली की, पर फिर उसने कहा, उसकी आवाज़ तो मीठी थी, आई हेट इट।
पर वो थी, क्या वो मुझसे भी सुंदर होगी? उसने अपने चेहरे को छूते हुए कहा। फिर अगले ही पल जीभ निकाल कर बोली, मुझसे ज्यादा सुंदर तो नहीं होगी पक्का? हाँ। कहकर वह कार से बाहर निकली और सीधा बिल्डिंग में घुस गई। वह सीधा कैंटीन में गई और उसने हर तरफ नजरें दौड़ाईं। तुरंत ही उसे किनारे के एक टेबल पर गौरव बैठा दिख गया। उसने गुस्से से नाक सिकोड़ ली और फिर उसकी नज़र उसके बगल में बैठी लड़की पर गई और उसका चेहरा एकदम से लटक गया। उसका चेहरा बिल्कुल रोने जैसा हो चुका था। नित्या ने देखा गौरव के सामने बैठी लड़की उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और गौरव के भी चेहरे पर मुस्कान थी। नित्या ने देखा सना सच में दिखने में भी बहुत प्यारी थी। पतले होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, गोल प्यारा सा चेहरा और मासूम सी मुस्कान। उसने नाक सिकोड़ लिया और बोली, मेरे आसपास रहता है तो ऐसे सड़ जाता है जैसे दुनिया जहान की करेली मुझ अकेली में ही बसी हो। आहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान जी? आखिर मैंने किया ही क्या है? बस एक लड़का ही तो पसंद आया था, उसमें भी आपने सौतन को डाल दिया। अब मेरा क्या होगा? उसने रोनी सी आवाज में कहा। हालांकि उसके आंखों से आंसू एक भी नहीं आ रहे थे, पर नित्या तो नित्या थी। उसने अपना फोन निकाला और गौरव को कॉल लगा दी। घंटी बजी और उसने सामने बैठे गौरव की तरफ देखा, जो सना से कुछ बात कर रहा था, पर फोन की घंटी ने खलल डाल दिया। गौरव ने फोन देखा और काटकर साइलेंट पर डाल दिया। सना ने कहा, उठा लो, किसका फोन है? क्या पता कुछ अर्जेंट हो। गौरव ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, वो बस रॉन्ग नंबर से कॉल आ रहा था। आजकल फ्रॉड कॉल कितने बढ़ गए हैं, तुम तो जानती ही हो। सना ने हाँ में सर हिला दिया। वहीं नित्या ने जब ये देखा तो वह तो बिल्कुल पागल ही हो गई थी। उसने खुद को इकट्ठा करके कहा, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरा फोन काट दिया, इसे तो मैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उसने दोबारा कॉल लगाए और गौरव की टेबल की तरफ बढ़ गई। गौरव बस दोबारा से कॉल काटने ही वाला था कि किसी ने उनकी टेबल पर हाथ रखा और गौरव ने जब सर उठाकर देखा तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखें नित्या की आंखों से मिली, जो उसे बुरी तरह से घूर रही थी। गौरव ने हैरानी के साथ कहा, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्यों नहीं हो सकती हूँ क्या? नित्या ने आंखें छोटी सी करके घूरते हुए कहा। तो गौरव ने स्लाइवा निगलते हुए कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं वह कह ही रहा था कि सना ने बीच में कहा, ये कौन है गौरव? उसके मुंह से गौरव सुनना ही था कि नित्या का तो जैसे आधा खून जल गया। नित्या की आंखें ऐसी थीं मानो उनमें से अभी आग निकलने लगेगी और सना भस्म हो जाएगी। उसने तुरंत कहा, हु आर यू? सना ने भी उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरा नाम सना है और मैं गौरव की दोस्त हूँ। सना ने अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, पर नित्या पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके लिए तो उसकी मुस्कान जहरीली थी, जो कह रही थी कि बस तुम देखती रहो गौरव को, तो मैं तुम्हारे नाक के नीचे से यूं ले जाऊंगी। नित्या ने आंखें तरेर कर उसे देखा और कहा, मैं नित्या हूँ, तुम्हारे दोस्त, यानी गौरव की बॉस। नित्या की आवाज में अथॉरिटी थी और सना ने बस हल्के से कहा, और आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। माय बैड। गुड। नित्या ने अपनी आवाज को सख्त रखते हुए ही कहा। वहीं गौरव ने सना को टोकते हुए कहा, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया सना, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। गौरव ने कहा तो नित्या ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा और फिर दांत पीसती हुई बोली, सही कहा, सॉरी उसे नहीं, तुम्हें बोलने की जरूरत है। गौरव ने नित्या की बात पर उसकी तरफ देखा और कहा, सॉरी वॉट? मैं क्यों? मैंने तुम्हें काम से फोन किया था और तुमने मेरी कॉल काट दी। डोंट यू थिंक दैट वाज सच एन इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर टुवर्ड्स योर बॉस? नित्या ने उसके बात को काटते हुए कहा, और इसलिए आप यहाँ आ गई? क्यों? गौरव ने कहा। उसकी बात पर नित्या का चेहरा लाल पड़ गया। उसने आंखें चुराते हुए कहा, नहीं, मुझे मान से कुछ काम था और फिर मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने तुम्हें देखा और बिना किसी काम के परेशान करने के लिए कॉल लगा दिया। बाय द वे, मानस के ऑफिस में जाने वाला रास्ता लेफ्ट डोर से है, अगर आपको याद ना हो तो। गौरव ने उसका झूठ पकड़ लिया था और उसे चीड़ हो रही थी। एक्सक्यूज मी, I am the boss and I am not bound to answer your questions. I hope you know it well and wrap up from here, we need to go. नित्या ने ऑर्डर देते हुए कहा। तो गौरव ने अपनी मुठियां भींच ली। ये लड़की उसकी सहन शक्ति से परे थी। ऑफ कोर्स। उसने सिर हिलाया और सना को देखा। उसने उसे एक अपॉलोजेटिक स्माइल के साथ विदा किया और कहा, I am terribly sorry, some work came up, we can meet on weekends. Give me your number, I'll call you. गौरव ने कहा। सना ने अपनी वही प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा,
इट्स टोटली फाइन, ये टेक इट। फिर उसने गौरव को नंबर दिया और उसे हक कर कर बाय कर ही रही थी कि नित्या की चिढ़ी हुई आवाज आए, वी आर गेटिंग लेट। गौरव ने एक गहरी सांस ली और सना ने स्माइल के साथ कहा, सी यू सून, आई शुड गो नाउ। गौरव से पहले नित्या ने कहा, यस, और सना चली गई। सना के जाते ही गौरव ने नित्या को घूरते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? नित्या ने नासमझी से कहा, मेरी प्रॉब्लम? हाँ, तुम बीच में क्यों आए? गौरव ने उससे कहा तो नित्या ने उसे देखते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे कॉल पर बात कर रही थी और वो बीच में आई और तुमने मेरी कॉल काट दी। सीरियसली? नित्या ने बच्चों की तरह कहा। तो गौरव ने सिर हिलाया और कहा, सीरियसली, आई डोंट नो तुम में अभी इतना बचपना कैसे है। गौरव की बात पर नित्या के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उसने हल्के से कहा, ये तुम्हें बचपना लगता है? और क्या, जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारी कॉल काट दी तुम यहाँ चली आई? आई मीन, ग्रो अप यार, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी सी मैच्योर हो जाओगी तो तुम्हारी फेनेस डल नहीं हो जाएगी। गौरव की बात से नित्या को काफी हर्ट हुआ था, पर उसने अपनी उदासी छुपाते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें जानना है ना मेरी प्रॉब्लम? डू यू रियली वांट टू नो? देन लिसन, तुम हो मेरी प्रॉब्लम, बट यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना स्ट्रेच इट एनीमोर, यू कैन गो नाउ। व्हाट? गौरव ने हैरानी से कहा, और कहाँ जाऊं मैं? जहां मर्जी जाओ, उस सना के पीछे जाओ या डूब के मर जाओ, भाड़ में जाओ, हटो यहाँ से। कहकर नित्या वहां से चली गई। गौरव कुछ देर हैरानी से खड़ा रहा और फिर उसने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। वजह तो उसे भी नहीं पता थी, पर उसे बस इतना समझ आया कि नित्या उससे गुस्सा है और अब उसे उसको मनाना होगा। जब तक वह बाहर आया तो नित्या अपनी कार लेकर निकल चुकी थी। वह दौड़ते हुए बाहर आया था, इस वजह से बुरी तरह से हॉन्फ रहा था। उसने अपने घुटनों पर हाथ रखा और फिर कुछ देर सांस लेने के बाद वह भी कार में बैठकर चला गया। उसे पता तो नहीं था कि नित्या किस तरफ गई होगी, पर उसे पता था कि नित्या जब गुस्सा या उदास होती है तो कहाँ जाती है, क्योंकि उसने 1-2 बार पहले भी इन दिनों नित्या को जाते देखा था। कुछ ही देर में वह एक पार्क के बाहर था। उसने कार से निकलकर पार्क में जाते हुए हर ओर अपनी नजरें दौड़ाई, पर जब उसे कहीं भी नित्या नहीं दिखी तो वह उदास हो गया। पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत बुरा लग रहा था और उसे खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बस मुड़कर वापस जाने ही वाला था कि उसकी नज़र बाईं तरफ अंदर एक पत्थर की बेंच पर गई और उसके होठों पर एकदम से मुस्कान आ गई। वह उस पत्थर की बेंच की तरफ बढ़ गया। उसके पास जाकर वह खड़ा हुआ तो भी नित्या ने उसे सर उठाकर नहीं देखा। गौरव उसकी बगल में खाली बेंच पर बैठ गया और उसने हल्के से कहा, आई एम सॉरी। नित्या ने उसे देखे बिना कहा, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। मैं तो बच्ची हूँ ना, तुम जाओ अपनी उस सना के पास। मैच्योर ब्यूटीफुल सना। अरे यार, मेरा वो मतलब थोड़ी था। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गौरव ने शांत आवाज में कहा। तो नित्या ने कहा, तुम सच में सॉरी हो? बहुत ज्यादा, गौरव ने पूरी सच्चाई से कहा। तो नित्या ने कहा, फिर तुम्हें ये सॉरी अर्न करनी पड़ेगी। गौरव ने बिना सोचे समझे एकदम से कह दिया, जो तुम कहोगी करूंगा। पक्का? नित्या ने मासूमियत से पूछा। प्रॉमिस, गौरव ने कहा, और अचानक ही उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी क्या कहा, और अब उसे लग रहा था कि वह बहुत बुरी तरह से पछताने वाला है।